चलो, तो गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट होता है वो पढ़ना जरूरी है, बराबर की नहीं? तो वो पढ़ते हैं, वो लिखा हुआ है। सबसे पहला उन्होंने क्या बोला, पर्पस क्या है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी देने का? क्या पर्पस है इसका? आप किसी को लॉस होने से बचा रहे हो, मतलब आपको पता है कि शायद डिफॉल्ट कर सकता है, शायद नहीं भी कर सकता, ये भी आपको पता है, लेकिन सामने वाली पार्टी बिलीव नहीं कर रही, भरोसा ही नहीं कर रही उस पर्सन के ऊपर, तो आप क्या कर रहे हो, गारंटी ले रहे हो, हाँ कि ना, कि अगर इसने डिफॉल्ट किया तो मैं पे कर दूंगा, आप उसका टेंशन मत लो। सो द पर्पस ऑफ अ गारंटी बीइंग टू सिक्योर द पेमेंट ऑफ डेट। जो भी डेट या जो भी लाइबिलिटी है, वो लाइबिलिटी का पेमेंट सिक्योर करने के लिए आप क्या लेते हो, गारंटी लेते हो, और आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में एंटर करते हो। तो इसको आप भी डब्बा बना दो ऐसे ही, सिक्योर द पेमेंट ऑफ अ डेट, मतलब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट लाइन का इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्लियर हो गया? टू सिक्योर द पेमेंट ऑफ अ डेट, द एग्जिस्टेंस ऑफ रिकवरेबल डेट इज नेसेसरी। वो डेट जो लाइबिलिटी एग्जिस्ट करना जरूरी है ना, अगर लाइबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती तो आप रिकवरी क्या करोगे? थैंक यू आंटी। लाइबिलिटी का एग्जिस्टेंस में होना जरूरी है ना। अगर डिफॉल्ट हुआ ही नहीं, प्रिंसिपल डेटर ने पे करे, तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी ना। तो यहाँ पे लाइबिलिटी होना चाहिए। अच्छा, बिना लाइबिलिटी की गारंटी दे सकते हो क्या? तो लाइबिलिटी होनी चाहिए तब आप गारंटी लेते हो। नो लाइबिलिटी नो गारंटी, यस लाइबिलिटी यस गारंटी। लिख लो, नो लाइबिलिटी इज इक्वल टू नो गारंटी। यहां तक क्लियर है? तो गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में आने के लिए लाइबिलिटी का एग्जिस्टेंस में होना जरूरी होता है। देयर इज नो प्रिंसिपल डेट, देयर कैन बी नो वैलिड गारंटी। डेट ही नहीं है, लाइबिलिटी ही नहीं, तो गारंटी किसकी लोगे आप, बराबर की नहीं? तो वही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में लिख दिया, नो लाइबिलिटी नो गारंटी, यस लाइबिलिटी यस गारंटी। सेकेंड पॉइंट, कंसिडरेशन का, लाइक एवरी अदर कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी शुड ऑल्सो बी सपोर्टेड बाय सम कंसिडरेशन। क्योंकि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए क्या जरूरी है, कंसिडरेशन। और हम लोगों ने एक्सेप्शन में कहीं पे भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी पढ़ा था क्या, कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज एन एक्सेप्शन जहां पे नो कॉन्ट्रैक्ट नो कंसिडरेशन स्टिल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसा है क्या? नहीं। तो ये एक्सेप्शन होने का मतलब यहाँ पे कंसिडरेशन का होना जरूरी है, बिना कंसिडरेशन के ये कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड नहीं होगा। सो गारंटी विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, बट देयर there is no need for the direct consideration between the surety and the creditor. Direct consideration is but something has to be there, मतलब हाँ मैं पे करूंगा तो मुझको भी तो क्या मिलना चाहिए, कुछ ना कुछ तो रिटर्न में मिलना चाहिए। तो श्योरिटी क्रेडिटर के साथ कोई ये नहीं कर रहा, कंसिडरेशन क्रेडिटर से नहीं मांग रहे हो, क्या बोल रहा है, डेटर तेरे भी हाथ में मैंने पैसे पे किया ना, तो नाउ यू हैव टू पे मी, यही मेरा कंसिडरेशन माना जाएगा। और प्रॉमिस कर रहा है क्योंकि तू पे करेगा, अगर तूने डिफॉल्ट किया, मैंने तेरे भी हाथ पे किया, तो यू आर प्रॉमिसिंग दैट यू विल पे मी अगेन, बराबर की नहीं? इसी को हम क्या बोलते हैं, कंसिडरेशन यहाँ पे। So guarantee without consideration is void. There is no need for direct consideration between the surety and the creditor. क्रेडिटर और श्योरिटी का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट, डायरेक्ट कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। पर डायरेक्ट कंसिडरेशन कहां पे लगता है हम लोगों को, किसमें लगेगा, श्योरिटी एंड प्रिंसिपल डेटर के कॉन्ट्रैक्ट में लगेगा। अब क्या बोला सेक्शन 127 क्या बोलता है, consideration received by the principal debtor is sufficient consideration for to the surety for giving the guarantee, but past consideration is no consideration for the contract of guarantee। एक जमाने में आपने पढ़ा था past consideration, एक जमाने के एक कॉन्ट्रैक्ट में वो वैलिड भी था past consideration। एग्जाम्पल याद है आप लोगों को क्या? कई कई रामायण याद है ना, उस जमाने में वो उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए वैलिड था। यहाँ पे ये लोग क्या बोल रहे हैं, प्रिंसिपल कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय द प्रिंसिपल डेटर इज सफिशिएंट कंसिडरेशन टू द श्योरिटी फॉर गिविंग द गारंटी। तो हमको श्योरिटी से क्या कंसिडरेशन जा रहा है, कि गारंटी दे रहा है ना ये, तो दिस इज इनफ कंसिडरेशन। बट पास्ट कंसिडरेशन को कोई वैलिडिटी हम नहीं देंगे, कंसिडरेशन प्रेजेंट का ही होना चाहिए। एक जमाने में तुमने कुछ काम किया रहेगा, उसको हम कॉम्प अप करने के लिए नहीं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में क्या होना चाहिए आपका, प्रेजेंट कंसिडरेशन होना जरूरी है, पास्ट कंसिडरेशन को कंसिडर नहीं किया जाएगा।
इवन इफ द प्रिंसिपल डेटर इज इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपका प्रिंसिपल डेटर कॉम्पिटेंट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, मतलब क्या हो गया, वो माइनर हो सकता है, लुनाटिक हो सकता है, डिस्क्वालिफाइड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कि नहीं, द गारंटी इज वैलिड। तुमने गारंटी दिया ना, तुम्हारा पीडी क्या है, इनकॉम्पिटेंट है, तू तो कॉम्पिटेंट है ना, तो तेरी गारंटी क्या रहेगी, वैलिड रहेगी। बट इफ द श्योरिटी इज इनकॉम्पिटेंट, अगर श्योरिटी ही माइनर मेजर की गारंटी ले रहा है तो ये वैलिड होगा क्या, नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, आपका गारंटी पूरा का पूरा वॉइड हो जाएगा। मेजर माइनर की गारंटी लिया तो चलेगा क्या, यस दैट विल बी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, बट माइनर, लुनाटिक, अनसाउंड माइंड पर्सन ने अगर किसी कॉम्पिटेंट पर्सन की गारंटी ली तो वो गारंटी ही क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी वॉइड हो जाएगी। क्लियर है? अब देखो एग्जाम्पल लिखा है, बी रिक्वेस्ट ए टू सेल एंड डिलीवर हिम गुड्स ऑन क्रेडिट। बी किसको रिक्वेस्ट कर रहा है, ए को। क्या रिक्वेस्ट कर रहा है कि तुम मुझे क्या कर, गुड्स कुछ बेच और डिलीवर कर दे। तो ए कौन बन गया आपका, ए कौन है, क्रेडिटर है, मतलब ए सेलर है, सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में ए कौन है, सेलर है। सेलर मतलब कौन होता है आपका, प्रिंसिपल क्रेडिटर होता है। और बी कौन बना फिर, डेटर। अब ए अग्रीज टू डू सो प्रोवाइडेड सी विल गारंटी दैट पेमेंट फॉर द प्राइस ऑफ द गुड्स। ए बोलता है मेरे को कोई दिक्कत नहीं तुमको गुड्स देने के लिए, लेकिन मुझे क्या चाहिए इन रिटर्न, गारंटी चाहिए कि, और गारंटी किससे चाहिए मुझको, सी से गारंटी चाहिए। अगर सी मुझको गारंटी देता है कि अगर बी गुड्स लेने के बाद पैसे नहीं दिया तो सी ए को पैसे पे करेगा, तो ए गुड्स डिलीवर करने के लिए रेडी है। समझा आपको ट्रांजैक्शन? तो ये क्या हो गया आपका, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी हो गया। सी प्रोमिसेस टू गारंटी द पेमेंट इन कंसिडरेशन ऑफ एज प्रॉमिस टू डिलीवर द गुड्स। वो क्या बोल रहा है कि तू गुड्स ए को डिलीवर कर, तू प्रॉमिस कर कि तू गुड्स ए को डिलीवर करेगा। मैं प्रॉमिस करता है कि अगर ए नहीं है, बी है, सी ए को बोलता है कि तू प्रॉमिस कर कि तू बी को गुड्स डिलीवर करेगा, और इन रिटर्न अगर बी ने डिफॉल्ट किया पेमेंट करने के लिए तो मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं तुझको क्या दूंगा, गारंटी दूंगा और उसका पेमेंट कर दूंगा। समझ में आ रहा है? तो सी ने गारंटी दिया और ए ने क्या किया, इसको गुड्स दिया। ए ने सी के बोलने पे बी को गुड्स दिया है, तो ए क्या कर रहा है, सी के लिए कंसिडरेशन में कुछ तो कर रहा है रिटर्न में। तूने बोला करके मैंने उसको समथिंग डूइंग, टू डू समथिंग वाला जो पार्ट है कंसिडरेशन, याद आ रहा है आप लोगों को, डेफिनेशन पढ़ा था आप लोगों ने 5-6 लाइन का, कंसिडरेशन का डेफिनेशन याद आ रहा है, क्या था लाइन, एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। तो इस कॉन्ट्रैक्ट में प्रोमिसर कौन है, सी है ना। सी प्रॉमिस कर रहा है ना कि मैं तुझको गारंटी दे रहा हूं कि मैं तुझको पेमेंट करूंगा अगर बी ने डिफॉल्ट किया। इन रिटर्न प्रॉमिस क्या करना चाहिए, बी को गुड्स डिलीवर करना चाहिए। अगर कंसिडरेशन का पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो ऐसा होता है। नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट देखोगे तो ये अभी क्या प्रॉमिस कर रहा है ना कि मैं तुझको पे करूंगा, तो ये क्या बन जाएगा फिर, आपका प्रॉमिसर बन जाएगा। किसको प्रॉमिस दे रहा है वो प्रॉमिस ही बन जाएगा कि नहीं। सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सी प्रोमिसेस टू गारंटी द पेमेंट इन कंसिडरेशन ऑफ एज प्रॉमिस टू डिलीवर द गुड्स as per section 127 there is sufficient consideration for C's promise। C ने जो प्रॉमिस करके गारंटी लिया है और A ने जो काम किया है, दैट इज द कंसिडरेशन किसके साइड से, A के साइड से। C के लिए एक वैलिड कंसिडरेशन है कि नहीं है, क्योंकि C ने A को बोला कुछ करने के लिए और A ने वो काम किया, तो कंसिडरेशन है कि नहीं है। हम यही बोलते हैं टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग। C ने बोला A को कुछ कर मेरे लिए, तो A ने C के लिए कुछ किया और वो क्या करना था, बी को गुड्स डिलीवर करना था। और सी ने क्या बोला कि अगर बी तुझको पैसे नहीं देगा तो मैं तुझको पैसे दूंगा। अगेन दिस इज द वैलिड कंसिडरेशन फॉर एज प्रॉमिस। ए ने भी तो बोला ना कि हाँ तू भी तो क्या करेगा मेरे लिए रिटर्न में, तो सी बोला मैं तुझको गारंटी देता हूँ कि अगर इसने पैसे नहीं दिया तो मैं पैसे दूंगा तुझको। समझ रहे आप लोगों को? Therefore the contract is the guarantee is valid guarantee। चलो बताओ मैं फिर से इसमें क्या लिखा है, देखो बी ए को रिक्वेस्ट कर रहा है। अभी क्या ट्रांजैक्शन लोगों ने उल्टा सुल्टा कर दिया है, घुमा दिया है। बी क्या कर रहा है, ए को रिक्वेस्ट कर रहा है। बी इज रिक्वेस्टिंग ए। क्या रिक्वेस्ट कर रहा है कि तुम मुझे क्या दे दो, गुड्स दे दो। बी रिक्वेस्ट कर रहा है कि तुम मुझे क्या दे दो, गुड्स दे दो। समझ आ रहा है सिंप्लीफाइड लैंग्वेज। बी
ए को बोल रहा है कि प्लीज ए आप मुझे कुछ गुड्स भेज दीजिए और उसकी डिलीवरी मेरे घर पे करवा दीजिए। ए बोलता है मैं तेरे भरोसे पे तुझको तो गुड्स नहीं दे रहा, क्योंकि आई डाउट कि तू पेमेंट करेगा या पेमेंट नहीं करेगा। यहां तक का कॉन्सेप्ट समझा आप लोगों को? बी कौन बना? अगर बी रिक्वेस्ट कर रहा है कि तू भाई मुझे गुड्स दे दे, मैं तुझको पैसे दे दूंगा, बी ऐसा बोल रहा है कि गुड्स दे दे, तो हु इज बी? हु इज बी? बायर सेलर। बी गुड्स मांग रहा है, भीख मांग रहा है, मेरे को गुड्स दे, पैसे दूंगा, गुड्स दे, तो बी कौन बना आपका? बायर। तो यहां बी के बाजू में आप लिखोगे बी इज बायर। जिसने रिक्वेस्ट कर रहा है, जिसको बोल रहा है गुड्स बेचो, पैसे दे दूंगा मैं आपको, वो कौन बनेगा फिर? मैं अगर किसी से गुड्स मांग रही हूँ कि मेरे को गुड्स दे दो, तो जिससे मांग रही हूँ वो कौन है? तो बोलो ना, सेलर है, बोलो जोर से। तो ए कौन बन गया आपका? सेलर बन गया। बी इज बायर, ए इज सेलर। बायर को ही हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जोर से आवाज आनी चाहिए मेरे पास। प्रिंसिपल डेटर। लिखो इधर प्रिंसिपल डेटर, जैसे मैं लिख रही हूं वैसे आपको भी लिखना है। बी क्या बन गया आपका? प्रिंसिपल डेटर बन गया। तो ए कौन बनेगा आपका? क्रेडिटर। यहां पे लिखो क्रेडिटर। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? गुड। क्यों क्लियर है ना यहाँ पे? ठीक है, देखो यहाँ पे बायर सेलर को रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज मुझको गुड्स सेल कर दे। सेलर बोलता है एक कंडीशन पे गुड्स तेरे को पे डिलीवर करूंगा, प्रोवाइडेड सी क्या ले रहा है? गारंटी ले रहा है कि वो डिफॉल्ट होने पे मुझको पे करेगा। तो सी कौन बन गया आपका? श्योरिटी। ए सी से क्या डिमांड कर रहा है? ए सी से क्या डिमांड कर रहा है? गारंटी। गारंटी मांग रहा है ना, तो यहां पे ऐसा डैश 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 करके लिखो सी से, और यहां पे लिखो गारंटी। बताओ गारंटी किससे, कहां से आ रही है और किसके पास जा रही है? सी से आ रही है ए को, बराबर कि नहीं? सी ए को बोल रहा है फिर कि ठीक है मैं गारंटी लेता हूं कि तू बी को गुड्स दे दे। बी पैसे देगा, इसकी गारंटी लेता हूं मैं, और अगर बी ने पैसे नहीं दिए तो मैं क्या करूंगा? तुझको पैसे दे दूंगा। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? यहां तक क्लियर है? तो अगर यहां पे लाल इंक से लिखो आप लोग, इन केस ऑफ बीज डिफॉल्ट, in case of B's default in making the payment to A, in case of B's default in making the payment to A, Mr. C will be liable to pay Mr. A। लिख लिया? सब लोगों ने लिखा? अब तुमको समझ में आ रहा है इसेंस क्या है इस एग्जाम्पल का? हाँ, अब एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हुए, पार्टीज क्लियर है ना? कौन क्या है? पार्टीज क्लियर है? देखो, बी रिक्वेस्ट ए टू सेल एंड डिलीवर टू हिम गुड्स ऑन क्रेडिट, मुझे उधारी पे गुड्स दे दो। ए बोलता है मैं तुझको उधारी पे गुड्स दे दूंगा, लेकिन सी क्या करना चाहिए? मुझको गारंटी देना चाहिए कि अगर तूने डिफॉल्ट किया तो वो मेरे गुड्स का जो प्राइस है मुझको सी देगा। यहां तक क्लियर है? मतलब ए अपने डेट को सिक्योर कर रहा है कि नहीं सिक्योर कर रहा है? अपने डेट को सिक्योर कर रहा है। और सी प्रॉमिस करता है, सी प्रॉमिसेस टू गारंटी द पेमेंट इन कंसीडरेशन। सी क्या बोलता है? मैं गारंटी लेता हूं कि मैं पेमेंट करूंगा, लेकिन तू क्या कर उसके लिए? पहले ए को गुड सप्लाई कर, बराबर की नहीं? इन कंसिडरेशन ऑफ ए इज प्रॉमिस टू डिलीवर द गुड्स। तो ए एज सच सी के लिए कुछ कर रहा है क्या? नहीं, वो सी के बोलने पे ए को बी को गुड्स सप्लाई कर रहा है, बराबर की नहीं? तो ये जो ए ने ये एक्टिविटी की, जो ट्रांजैक्शन की, प्रॉमिसर के बोलने पे, वो कंसिडरेशन है कि नहीं है सी के लिए, बराबर की नहीं? हाँ कि ना? ए काम कर रहा है, ए गुड सप्लाई कर रहा है बी को, वही कंसिडरेशन है सी के लिए। और ए के लिए कंसिडरेशन क्या है कि अगर बी ने डिफॉल्ट किया तो सी मुझको क्या देगा? पैसे देगा। ये कंसिडरेशन होगा कि नहीं?
क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? यस। एज पर सेक्शन 127 देयर इज सफिशिएंट कंसिडरेशन फॉर सीज प्रॉमिस। तो जो सी प्रॉमिस कर रहा है ए को कि मैं पैसे दूंगा, गारंटी ले रहा है, उसके बदले में सी को क्या मिल रहा है? तो जो सी की इच्छा है कि बी को गुड्स मिले, वो मिल रहे कि नहीं? तो सी की डिजायर पे ए कुछ कर रहा है बी के लिए, बराबर कि नहीं? तो ये क्या हो गया? एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी हो गया। अब क्लियर है? ये जो चित्र डायग्राम मैंने बनाया आप लोगों ने बना लिया अपनी बुक में, ऐसे ही कलरफुल इंक से लिखे है या फिर एक ही पेंसिल से उठा के गोज दिया है पूरा? एक ही पेंसिल से क्या चलेगा? आपको समझ रहे ना क्या लिखा है? बस। अब नेक्स्ट एग्जांपल क्या बोला है? ए सेल्स एंड डिलीवर्स गुड्स टू बी। ए बी को गुड्स बेच रहा है, तो ए कौन हो गया? पहले सिंपल वाला बोलो, ए कौन हो गया? सेलर। सेलर को हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में क्या बोलते हैं? क्रेडिटर, बराबर कि नहीं? किसको गुड्स दे रहा है? बी को दे रहा है, तो बी कौन हो गया? बायर। बायर को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल डेटर। C afterwards without consideration agrees to pay for them in default of B, the agreement is void. अब यहां पे C का तो ऐसा कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं था। क्या कहीं भी A ने बोला कि तू प्रॉमिस कर कि इसका डिफॉल्ट होगा तो तू पे करेगा, और इसने बोला कि हाँ मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं पे करूंगा इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑफ बी? ऐसा कुछ हुआ क्या यहाँ पे? नहीं। मतलब खाली वन साइडेड कंसिडरेशन जा रहा है, दूसरे साइड से कुछ आ रहा है क्या? नहीं। तो ये जो गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट है ये क्या है? वॉइड है, क्योंकि अदर पार्टी सी के लिए कुछ नहीं कर रही है। समझ में आ गया आप लोगों को? एंड सी अगर पेमेंट कर दिया तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, और सी अगर चाहे तो बाद में रिकवर कर सकता है, बोलेगा भाई दे, तेरे बिहाफ मैंने पे किया था, किससे मांगेगा वो पैसे? जिसको पे किया था उससे रिटर्न ले लो। क्लियर हो गया आप लोगों को? नेक्स्ट एग्जाम्पल, मतलब कंसिडरेशन इज मस्ट। मस्ट है कि नहीं है? तो जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था कि 3 कॉन्ट्रैक्ट बनते, 3 कॉन्ट्रैक्ट। पहला कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में था? पीडी और सीआर के बीच में था। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में था? सीआर और श्योरिटी के बीच में था। तीसरा कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में था? पीडी और श्योरिटी के बीच में। तो यहां से तो कंसिडरेशन और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, ये तो समझ में आ गया। यहां पे भी कंसिडरेशन होना जरूरी है कि श्योरिटी के बोलने पे अगर क्रेडिटर ने वो काम किया तो दैट इज द इनफ कंसिडरेशन, सफिशिएंट कंसिडरेशन फॉर श्योरिटीज प्रॉमिस टू पे द गारंटेड अमाउंट, बराबर की नहीं? तो श्योरिटी तो बोल रहा है ना मैं कुछ करूंगा, लेकिन क्रेडिटर पे तो सामने तो श्योरिटी के लिए कुछ करना चाहिए, तभी तो ये वैलिड होगा। अगर क्रेडिटर के साइड से कुछ नहीं आता है श्योरिटी को, तो क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होगा? नहीं होगा। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे प्रॉमिस होना जरूरी है श्योरिटी से क्रेडिटर को कि भाई अगर इसने नहीं पे किया तो मैं पे करूंगा। समझा आप लोगों को? अदरवाइज यहाँ पे अगर कंसिडरेशन नहीं है तो नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर हो गया आप लोगों को इतना? अब जो नए बच्चे बैठे हैं नहीं समझेगा तुम लोगों को, हम ऑलरेडी एडवांस लेवल पे पहुंच चुके हैं पढ़ते पढ़ते। तो आप लोग ये फिर ये नहीं बोलेगा कि हमको आता नहीं है बाकी लोगों को आ रहा है। तुमने चालू आज किया है, ये लोग 4 महीने से चालू करके बैठ चुके हैं, ठीक है? तो आराम से सुनो, जो समझ पा रहे हो समझो, जो नहीं समझ पा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, आपको फिर पढ़ाया जाएगा अलग से। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, थर्ड पॉइंट क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ लाइबिलिटी। ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया था। इफ देयर इज नो लाइबिलिटी देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। क्या लिखा है देखो, देयर मस्ट बी एन एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी और प्रॉमिस हुज परफॉर्मेंस इज गारंटीड। जिसका भी परफॉर्मेंस आप गारंटी के फॉर्म में ले रहे हो वहां पे कुछ ना कुछ तो लाइबिलिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए। एंड सच लाइबिलिटी और प्रॉमिस मस्ट बी एनफोर्सिएबल बाय लॉ। एनफोर्सिएबल भी होना चाहिए, तभी तो आप उसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को वैलिड करा सकते हो। एंड द लाइबिलिटी मस्ट बी लीगली एनफोर्सिएबल एंड नॉट टाइम बार्ड। टाइम बार्ड हो गया तो वैलिड होगा क्या? नहीं होगा। लीगल नहीं होगा तो लीगल नहीं होगा तो क्या वैलिड होगा? क्या नहीं होगा। तो आपका लाइबिलिटी एग्जिस्टेंस में होना चाहिए, टाइम बार्ड भी नहीं होना चाहिए और लीगल भी होना चाहिए। इतनी चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब फोर्थ पॉइंट बोला है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नो मिस रिप्रेजेंटेशन और कंसीलमेंट। मिस रिप्रेजेंट करना पता है आपको क्या होता है? कहां लिखा है? सेक्शन 18 में। आपको ही नहीं पता था फैक्ट के बारे में, और रियलिटी ऑफ द फैक्ट आपको नहीं पता था, एंड यू रिप्रेजेंटेड समथिंग, दैट इज नोन एज मिस रिप्रेजेंटेशन, बराबर की नहीं? फ्रॉड क्या होता था? आपको फैक्ट पता है
स्टिल यू आर गिविंग द अपोजिट ओपिनियन टू द अदर पार्टी और सजेशन टू द अदर पार्टी, गलत ओपिनियन दे रहे हो, उसको हम फ्रॉड बोलते हैं। एक्टिव कंसीलमेंट कहाँ आता था? फ्रॉड में आता था। तो क्या बोल रहे हैं, मिस रिप्रेजेंटेशन भी नहीं चलेगा और कंसीलमेंट भी नहीं चलेगा। मतलब कोई फैक्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट और आपने छुपा के रखा और बताया नहीं और फिर आपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इन्वोक करा, चलेगा क्या? तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी वैलिड होगा क्या? नहीं, वो क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। तो सेक्शन 142 एंड सेक्शन 143 क्या बोलते हैं? एनी गारंटी विच हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय मीन्स ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन मेड बाय द क्रेडिटर। मतलब क्रेडिटर ने क्या किया है? मिस रिप्रेजेंट किया है। अगर क्रेडिटर ने मिस रिप्रेजेंटेशन को यूज करके गारंटी ले ली है तो इस सिचुएशन में ये क्या हो जाएगा? वॉइड अग्रीमेंट हो जाएगा। और विथ हिज नॉलेज एंड असेंट, उसका नॉलेज है, उसका असेंट, और कंसर्निंग अ मटीरियल पार्ट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है उस कॉन्ट्रैक्ट का, ऑफ द ट्रांजैक्शन इज इनवैलिड। आप लोगों ने क्या किया? जो मटेरियल पार्ट था उसको एक्टिवली कंसील कर लिया। आपको पता है लेकिन आपने नहीं बताया, और फिर आपने झूठ के इंफॉर्मेशन पे क्या ले लिया? गारंटी ऑब्टेन कर लिया। तो उस सिचुएशन में जो आपका गारंटी है वो वैलिड नहीं होगा। मिस रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड या कंसीलमेंट करके अगर आपने कोई भी गारंटी ऑब्टेन की, गारंटी वैलिड नहीं होगी। यहां तक क्लियर हो गया आपको? सिंपल है। एनी गारंटी विच द क्रेडिटर हैज ऑब्टेन्ड बाय मीन्स ऑफ कीपिंग अ साइलेंस, मतलब आपने कुछ पूछा होगा और उसने नहीं बोला, एज टू मटीरियल सर्कमस्टांसेस इज इनवैलिड। मटीरियल सर्कमस्टांसेस का मतलब क्या होता है? वो चीज क्या होनी चाहिए? इंपॉर्टेंट होनी चाहिए उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए। अगर वो चीज जो आप छुपा रहे हो या जिस चीज पे आप साइलेंस रख रहे हो, तो उस सिचुएशन में जो भी आपने गारंटी ऑब्टेन की, दैट गारंटी विल बी इनवैलिड गारंटी। ठीक है, उसको हम वैलिड नहीं बोल सकते हैं। मिस रिप्रेजेंटेशन, कंसीलमेंट ऑफ मटीरियल फैक्ट्स, कीपिंग साइलेंस ऑन द मटीरियल फैक्ट्स, ये सब क्या है आपका? ये सारे फैक्टर्स आपकी गारंटी को क्या करते हैं? इनवैलिड करते हैं। तो गारंटी विल बी इनवैलिड इन द गिवन सर्कमस्टांसेस। इनवैलिड गारंटी कब होगी? बताओ फटाफट। पहला पॉइंट क्या है इनवैलिड गारंटी होने का? मिस रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, मिस रिप्रेजेंटेशन। सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है? कंसीलमेंट। कंसीलमेंट का मतलब क्या होता है? छुपाना। कंसीलमेंट होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट क्या बोलता है? साइलेंस। साइलेंस ऑन व्हाट? मटीरियल फैक्ट। मटीरियल फैक्ट के ऊपर आप क्या हो? चुप हो, आपने कुछ बताया ही नहीं, विच वॉज मटीरियल इन द कॉन्ट्रैक्ट एंड यू डिड नॉट इन्फॉर्म द पर्सन। तो मटीरियल फैक्ट को आपने छुपा के रखा है, तो ये भी क्या कर देगा? आपकी वैलिड गारंटी को इनवैलिड कर देगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यहाँ पे कोई भी वैलिड गारंटी एक्सिस्टेंस में नहीं आएगी। ये 3 मटीरियल फैक्ट्स हैं। चलो आगे बढ़ू, मैं एग्जांपल्स के ऊपर आऊं। ठीक है, एग्जांपल 10 क्या बोलता है? देखो, ए एंगेजेस बी एज अ क्लर्क टू कलेक्ट मनी फॉर हिम। ए ने क्या किया है? बी को अपॉइंट कर लिया है और क्या बोला? तू मेरे बिहाफ पे क्या करेगा? पैसे कलेक्ट करेगा लोगों से। यहां तक क्लियर है? बी फेल्स टू अकाउंट फॉर सम रिसीट्स, सम ऑफ हिज रिसीट्स, एंड ए इन कॉन्सिक्वेंसेस कॉल अपॉन हिम टू फर्निश द सिक्योरिटी फॉर हिज ड्यूली अकाउंटिंग। अब यहाँ पे क्या हुआ है? बी क्या करता है? कुछ रिसीट्स नहीं दे पाता है ए को, मतलब पैसे कलेक्ट किए ना ए के बिहाफ में, तो पैसे ए को देना भी तो पड़ेगा, अकाउंट में तो बताना पड़ेगा किससे पैसे आए, कितने पैसे आए, वो नहीं बता पाया। सी गिव्स हिज गारंटी फॉर बीज ड्यूली अकाउंटिंग। सी क्या बोलता है? इसकी अकाउंटिंग एकदम सही है, मैं गारंटी देता हूं। मतलब इसने जो पैसे कलेक्ट किए, जो आपको इंटरेस्ट प्रेजेंट कर रहा है, सब परफेक्ट है, कोई गलती उसमें नहीं है। एंड ए डज नॉट acquaint C with his previous conduct, B afterwards make default, the guarantee is invalid. B ने आगे जाके क्या किया? कुछ डिफॉल्ट कर दिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे गारंटी इनवैलिड होने का रीजन क्या है? अच्छा, किसने किसको गारंटी दी आपको पता चला क्या? इसमें किसने किसको गारंटी दी आपको पता चला? प्रिंसिपल डेटर कौन है इसमें? क्रेडिटर कौन है इसमें? A creditor है, करेक्ट। A is the creditor. Who is principal debtor?
बी इज द प्रिंसिपल डेटर, क्योंकि इसको पैसे कलेक्ट करने हैं और उसका करेक्ट अकाउंटिंग किसको देना है, ए को देना है, बराबर कि नहीं। देन हु इज सी, श्योरिटी। ये बोलता है कि बी जो भी अकाउंटिंग आपको प्रेजेंट करा, जो भी पैसे आपको प्रेजेंट करा, सब क्या है, सही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। सी गिव्स इज गारंटी फॉर ड्यू, बी इज ड्यूली अकाउंटिंग। यहां तक क्लियर है आप लोगों को। और आगे जाके मालूम पड़ा कुछ डिफॉल्ट निकला उसके अकाउंटिंग में, तो क्या ए इस गारंटी को इन्वोक कर सकता है अगेंस्ट सी कि भाई देख कितने पैसे कम आए हैं, नाउ यू हैव टू गिव मी दिस मच मनी, ऐसा बोल सकता है क्या, नहीं, गारंटी इनवैलिड है। उसका रीजन क्या है मैं आपको पूछ रही हूँ। मिला कुछ, मिला, ढूंढ रहे हो कुछ, गूगल करना पड़ेगा। मेरे को आप बेसिस बताओ, गारंटी इनवैलिड क्यों हो रही है इधर, क्या प्रणाली, क्या क्यों गारंटी इनवैलिड हो यहाँ पे। सी को इन रिटर्न कुछ मिल रहा है क्या, सी को इन रिटर्न कुछ मिल रहा है क्या, कंसिडरेशन है सी के लिए कुछ भी, किससे कंसिडरेशन आना चाहिए, क्रेडिटर से, कुछ भी है, कंसिडरेशन मिल रहा है क्या सी को, नहीं मिल रहा है ना, तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कैसे होगा। अब भी तो ऊपर पड़ा 2 मिनट पहले, क्या होना चाहिए, कंसिडरेशन है क्या यहाँ पे, नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया आपका, इनवैलिड हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल क्या दिया देखो, ए गारंटीज टू सी पेमेंट फॉर आयरन टू बी सप्लाइड बाय हिम टू बी to the amount of 2000 tons. B and C have privately agreed that B should pay ₹5 per ton beyond the market price. Such excess to be applied in liquidation of an old debt. This agreement is concealment from A and A is not liable as a surety. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे A क्या कर रहा है, C को गारंटी दे रहा है। A किसको गारंटी दे रहा है, सी को। सो ए गारंटीज टू सी, तो ए कौन बन गया आपका, श्योरिटी बन गया। सी कौन बन गया आपका, सी कौन बन गया आपका, ए गारंटीज टू सी पेमेंट फॉर आयरन टू बी सप्लाइड बाय हिम टू बी। वो क्या बोल रहा है, मैं पेमेंट किसको कर दूंगा, बी को कर दूंगा। जो आयरन बी तुझको सप्लाई कर रहा है उसका पेमेंट क्या कर दूंगा, मैं बी को कर दूंगा, टू द अमाउंट ऑफ ₹2000 टन। कितने का, लेकिन 2000 टन का ही पे करूंगा। बी और सी ये जो दो लोग हैं, इन दोनों ने क्या किया, मतलब जो श्योरिटी, जो प्रिंसिपल डेटर है और जो क्रेडिटर है, वो लोगों ने क्या किया, अपने बीच में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है दैट बी शुड पे 5 पर टन बियॉन्ड द मार्केट प्राइस। मतलब हम क्या बोलेंगे ए को कि जो भी मार्केट प्राइस, फॉर एग्जाम्पल इफ द मार्केट प्राइस ऑफ अ पर टन of iron is 100 rupees, we will make Mr. A to pay 100 rupees fine. एक्स्ट्रा 5 रुपया उससे ले लेंगे हम लोग, और क्या करेंगे, जो हमारे पुराने डेट्स है ना उसको सेट ऑफ कर लेंगे। हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्रेडिटर और जो प्रिंसिपल डेटर है ये लोग क्या कर रहे हैं, मिलके कुछ तो गलत काम कर रहे हैं, जिससे ए को क्या होने वाला है, डैमेजेस होने वाला है, नुकसान होने वाला है। उसने बोला मैं 2000 टन्स ऑफ आयरन के लिए क्या करूंगा, आपको पेमेंट कर दूंगा, लेकिन रेट क्या नहीं पता ना, तो रेट जो भी होगा, तो उन्होंने क्या बोला, जो भी रेट होगा उसमें हम 5 रुपया और ऐड कर देंगे पर टन के हिसाब से, और एक्सेस पैसे हम ए से निकलवा लेंगे, और जो हमारे पुराने डेट्स, जो पुरानी लाइबिलिटीज है उसको हम क्या करवा लेंगे, सेट ऑफ करवा लेंगे। तो सही है क्या ये, क्या ये लोगों ने ये बात छुपाई, प्राइवेटली किया ना ये लोगों ने, तो क्या ये लोगों ने ये बात छुपाई है मिस्टर ए से, क्या मिस्टर ए को इस ट्रांजैक्शन के बारे में पता है कि मुझको लूटा जा रहा है, 5 रुपया पर टन मुझसे एक्स्ट्रा पैसा लिया जा रहा है, क्या इसको पता था, नहीं पता था। तो इस सिचुएशन में ये क्या हो जाएगा, अग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। सो क्या लिखा था, अग्रीमेंट इज कंसील्ड फ्रॉम ए, ये वाला अग्रीमेंट इसको पता नहीं था, सो ए इज नॉट लाइबल एज अ श्योरिटी। गारंटी का जो कॉन्ट्रैक्ट वो क्या हो गया यहाँ पे आपका, इनवैलिड हो गया। यहाँ तक क्लियर है, चलो बताओ फिर से। देखो ए क्या कर रहा है, ए एंगेजेस बी एज अ क्लर्क टू कलेक्ट मनी फॉर हिम। ए ने क्या किया है, बी को अपॉइंट किया है क्या करने के लिए, एक ही काम है कि उसका काम क्या है, पैसे जमा कर, कलेक्ट मनी।
किसके बेहाफ में जमा कर रहा है? वो ए के बेहाफ में पैसे कलेक्ट कर रहा है। बी फेल्स टू अकाउंट फॉर सम ऑफ हिज रिसीट्स। अब कुछ पैसे मिले हैं जिसमें का उसने क्या दिया? अकाउंटिंग नहीं दिया है, पैसे नहीं दिए। किसको नहीं दिए? ए को नहीं दिया। एंड ए इन कॉन्सिक्वेंसेस कॉल्स अपॉन हिम टू फर्निश सिक्योरिटी फॉर हिज ड्यूली अकाउंटिंग। तो ए क्या बोला? तू मुझको ये बता कि तू जो अकाउंटिंग कर रहा है, जो पैसे मुझको दे रहा है, वो सही है या नहीं है? ये मैं तेरे पर कैसे भरोसा करूं? बात पैसे की आई है। से फॉर एग्जाम्पल उसने किसी पैसे पर्सन से पैसे लिए, लेकिन इसमें रिकॉर्ड नहीं किया और बोल रहा है कि पैसे दिए ही नहीं उस पर्सन ने, तो श्योरिटी चाहिए उसको। तो उसने श्योरिटी के लिए क्या बोला कि तू किसी को तो इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी फर्निश कर, कुछ तो दे जिससे मैं भरोसा करूं कि जो तू बोल रहा है वो सही बोल रहा है, तूने जो काम किया है वो सही काम किया है, उसमें कोई गलतियां नहीं है। सो ए इन कॉन्सिक्वेंसेस कॉल्स अपॉन हिम टू फर्निश सिक्योरिटी फॉर हिज ड्यूली अकाउंटिंग एंड सी गिव्स हिज गारंटी फॉर बीज ड्यूली अकाउंटिंग। तो बी किसको लेके जाता है? सी को लेके जाता है। और सी क्या बोलता है कि इसकी जो अकाउंटिंग है, इसकी जो अकाउंटिंग वो क्या है? करेक्ट है। ये कौन बोल रहा है? सी बोल रहा है। किसको? ए को बोल रहा है। चलो पार्टीज डिसाइड कर लेते हैं। सी कौन बन गया? सिंपली श्योरिटी। किसके बिहाफ में श्योरिटी दे रहा है? वो बी के बिहाफ में। तो बी कौन बन गया? अपना प्रिंसिपल डेटर। तो किसको दे रहा है श्योरिटी? किसको दे रहा है? ए को। तो ए क्या बन गया? अपना क्रेडिटर। यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई डाउट नहीं। ए डज नॉट इक्वेंट सी विथ हिज प्रीवियस कंडक्ट। ए फेमिलियर नहीं है या ए को भरोसा नहीं हो रहा है किसके ऊपर? सी के ऊपर, क्योंकि पता नहीं ना सी इज एनी थर्ड पार्टी, कोई भी आगे कुछ भी बोल सकता है। हाउ कैन ही हैव अ फेथ ऑन द अदर पर्सन? सो बी आफ्टरवर्ड्स मेक अ डिफॉल्ट। बी ने क्या किया? फिर से क्या किया? डिफॉल्ट कर दिया। पहले डिफॉल्ट किया था, इसके लिए उसने क्या बोला? गारंटी लेकर आ। अब गारंटी ने दिया, बोला कि डिफॉल्ट नहीं करेगा, सब अकाउंटिंग सही कर रहा और सही करेगा भी आगे। और फिर भी इसने क्या किया? बी ने डिफॉल्ट कर दिया। मतलब डिफॉल्ट क्या मतलब? प्रॉपर आपने रिसिट्स नहीं दिए होंगे, प्रॉपर आपने उसका रिकॉर्ड्स नहीं दिया रहेगा, अकाउंटिंग नहीं किया रहेगा, मतलब गड़बड़ हो गई यहाँ पे। मतलब प्रिंसिपल डेटर ने डिफॉल्ट कर दिया। द गारंटी इज इनवैलिड। गारंटी इनवैलिड है। इनवैलिड क्यों है? पहला तो रीजन ये है कि सी ने क्या, सी को क्या नहीं मिला है? कोई कंसिडरेशन नहीं मिला है। दूसरा रीजन क्या है? मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ यहाँ पे। सी बोला कि बी अकाउंटिंग अच्छा करता है और बी के ऊपर भरोसा, शी श्योरिटी बन के इसलिए गया था ना, लेकिन ऐसा है क्या? नहीं है। मिस रिप्रेजेंटेशन में आपने जो भी गारंटी दिया वो गारंटी क्या होती है? आपकी इनवैलिड होती है। इसके लिए यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी हुआ है सी के साथ, वो क्या हो गया है? इनवैलिड हो गया है। अब क्लियर है? अब क्लियर है? ठीक है। मैं भी ना कभी कभी घाई करती हूँ तो मैं तुम लोगों को कुछ चीजें छोड़ देती हूँ, ऐसे मुझे अज्यूम करके कि तुमको समझ में आ जाएगा, बट फिर पता चल रहा है कि नहीं आएगा। मेरा अजम्पशन नहीं करते। यहाँ तो क्लियर हो गया अभी आप लोगों को? ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 11 में कोई डाउट है आप लोगों को? बिल्कुल नहीं। तो नेक्स्ट बढ़े हम लोग पॉइंट नंबर 5 पे। पॉइंट नंबर 5 के अंदर राइटिंग नॉट नेसेसरी। मतलब जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी दे रहे हो वो राइटिंग में होना जरूरी नहीं है। सेक्शन 126 एक्सप्रेसली डिक्लेयर्स दैट द गारंटी मे बी आइदर ओरल और रिटर्न। सेक्शन 126 खुद ही बोल रहा है कि गारंटी आपका राइटिंग में भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। कंपलसरी कहीं नहीं है कि राइटिंग में ही होना चाहिए गारंटी। लेकिन बैंक के सिचुएशन में क्या होता है? वो राइटिंग में ही होता है। वो लिखवा के लेते हैं, डिटेल्स ले लेते हैं कि भाई तो इसने डिफॉल्ट कर, तेरे को ही तेरे पास ही आएंगे हम लोग पैसे लेने के लिए। ठीक है। लेकिन जो छोटे मोटे क्रेडिटर्स होते हैं वो लोग इतना टेंशन नहीं लेते हैं इन चीजों का। तो जरूरी नहीं है कि वो राइटिंग में ही हो, ओरल भी हो सकता है। राइटिंग में होगा तो बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? जब केस होता है तो प्रूफ करने के लिए आपके पास एविडेंस के फॉर्म में वो रहता है कि देखो इस पर्सन ने गारंटी ली थी, इतना अमाउंट पे करेगा। क्लियर है आप लोगों को? और लास्ट एसेंशियल एलिमेंट क्या है? ज्वाइनिंग द अदर को श्योरिटीज। अदर को श्योरिटीज का मतलब क्या है? एक इंसान श्योरिटी नहीं दे रहा है, यहाँ पे एक से ज्यादा लोग हैं जो क्या दे रहे हैं? आपको श्योरिटी दे रहे हैं। यहां तक क्लियर हो गया? देखो सेक्शन 144 में लिखा हुआ है। किस में लिखा हुआ है? सेक्शन 144 में, where a person gives guarantee upon a contract that the creditor shall not act upon until another person has joined in it as a co-surety. So the guarantee is not valid if the other person does not join. तो यहाँ पे जो श्योरिटी है वो किसको बता रहा है? क्रेडिटर को बता रहा है कि श्योरिटी मेरा तब तक वैलिड नहीं होगा जब तक इसमें एक श्योरिटी और ऐड नहीं हो जाता। मतलब जब तक कोई दूसरा श्योरिटी ज्वाइन ना करे। मतलब जो भी शायद श्योरिटी की अमाउंट शायद बड़ी होगी,
अमाउंट ज्यादा होगा तो वो क्या बोलेगा, मैं अकेले तो इतना लॉस बेयर नहीं कर पाएगा, अगर डिफॉल्ट हुआ तो शायद नहीं भी हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे साथ कोई और भी आए श्योरिटी बनके। तो जब हम दो लोग मिलके श्योरिटी या दो से ज्यादा लोग मिलके श्योरिटी देंगे तभी हमारी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी वैलिड होगी। मैं अकेला अगर गारंटी दे रहा हूं इस सिचुएशन में तो मेरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी वैलिड नहीं होगी। कब तक, जब तक कोई दूसरा श्योरिटी उसमें ऐड नहीं हो जाता तब तक। यहां तक क्लियर हो गया? That implies guarantee by a surety is not valid if a condition is imposed by a surety that some other person must also join as a co-surety। तो यहाँ पे इसने कंडीशन डाल दिया कि जब तक कोई दूसरा पर्सन नहीं ज्वाइन होगा तब तक मेरी गारंटी वैलिड नहीं है, सिंपल है। बट सच अदर पर्सन डज नॉट ज्वाइन एज अ को-श्योरिटी, और दूसरा पर्सन नहीं ज्वाइन हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी आपकी इनवैलिड। एग्जाम्पल है, मानो कि स्वरा बिजनेस कर रही है, तो स्वरा को क्या परचेज करना है, गुड्स परचेज करना है। तो स्वरा क्या जाती है, कहाँ जाती है, स्वरा जाती है सुप्रिया के पास। स्वरा सुप्रिया के पास जाती है, सुप्रिया को बोलती है कि सुप्रिया ये 50 लाख रुपीस का गुड्स है, मुझको सप्लाई कर दे। और स्वरा फर्स्ट टाइम ही गई है सुप्रिया के पास गुड्स परचेज करने के लिए, और वो बोल रही है कि मुझे क्रेडिट दे दे 15 दिन का, 15 दिन के बाद आई विल मेक पेमेंट टू यू। डोंट यू थिंक सुप्रिया उसको गुड्स नहीं देगी? क्या बोलेगी वो, तू गुड्स लेकर गई, पैसे नहीं दिए तो पहली बार आ रही न्यू कस्टमर। देखो जिनके साथ नॉर्मल आपका पुराना रिलेशन है वो लोग आपको बिना किसी गारंटी के गुड्स दे देते उधार पे, लेकिन जिनका आपका रिलेशन ही नहीं, फर्स्ट टाइम कोई इंसान जा रहा है आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, 50 लाख बड़ी अमाउंट नहीं हो गई? बड़ी अमाउंट हो गई। तो सुप्रिया बोलती है नहीं देख स्वरा, मेरे को तेरे ऊपर डाउट नहीं है, बट ऐसा पास्ट में हुआ है मेरे साथ कि लोग गुड्स लेके जा रहे हैं और पैसे नहीं दे रहे हैं, तो इससे नुकसान किसका हो रहा है, सुप्रिया का हो रहा है। तो सुप्रिया बोलते हैं इसके लिए मैंने पॉलिसी चेंज कर दी है, मैं क्रेडिट पे गुड्स नहीं देती हूँ। आइदर यू गिव मी पेमेंट एंड टेक द गुड्स और यू ब्रिंग अ श्योरिटी, जो ये गारंटी लेता है कि स्वरा ने अगर डिफॉल्ट किया पेमेंट करने के लिए तो ये जो श्योरिटी बंदा आएगा ये क्या करेगा, पेमेंट करेगा सुप्रिया को। अगर तू श्योरिटी आके देती है तो मैं क्या करूंगी, तुझको गुड सप्लाई करूंगी। तो अब स्वरा कहां जाएगी, ढूंढने के लिए कि कोई तो आए उसके साथ जो उसके बिहाफ में गारंटी दे। तो अपने फ्रेंड्स के पास जाएगी, फैमिली के पास जाएगी। तो वो अपने फ्रेंड के पास गई और उसकी जो फ्रेंड है वो है अदिति। वो अदिति के पास गई, अदिति को बोली कि अदिति सुनना, मैं 50 लाख का गुड्स परचेज कर रही हूँ, ये मेरी सेलर है लेकिन ये गुड्स क्रेडिट पे देने के लिए मान नहीं रही और मेरे पास पैसे नहीं है, तो कैन यू प्लीज बी माई गारंटर, श्योरिटी बन जा मेरी, और सुप्रिया को बोल कि क्या करेगी तू, पेमेंट करेगी, बराबर की नहीं। तो आदित्य बोलती है गुड्स कितने का परचेज करी पहले वो बता। तो उसने बोले 50 लाख का परचेज कर रही हूँ। तो आदित्य बोलती है आई एम सो सॉरी स्वरा, मैं अकेले इतने बड़े लाइबिलिटी का बर्डन नहीं ले सकती हूँ, मुझे पता तू मेरी फ्रेंड है, तू पैसे देगी, लेकिन मेरे पास होने भी तो चाहिए ना देने के लिए। अगर तूने नहीं दिया तो वो मेरे पास आएगी मांगने के लिए पैसे, तो मेरे पास भी तो देने के लिए पैसे होने चाहिए। तो आई डोंट हैव दिस मच मनी, सो कैन यू ब्रिंग समबडी एल्स इनटू इट, जो मेरे साथ गारंटी ले रहा है कि हम दोनों मिलकर क्या करेंगे, सुप्रिया को पे करेंगे, अगर स्वरा पे नहीं कर पाई तो। यहां तक क्लियर हो गया? तो ये बोलती है, स्वरा बोलती है ठीक है, और स्वरा फिर आदित्य की दूसरी जो फ्रेंड है वो लेती है प्रणाली को, उसको बुलाती है, बोलती है कि प्रणाली क्या तू मेरे लिए गारंटी देगी क्या, आदित्य के साथ। आदित्य है पहले से, लेकिन वो क्या बोल रही कि मैं गारंटी पूरा नहीं ले पाऊंगी, तो मुझे कोई और साथ में चाहिए, तो क्या तू साथ में आएगी क्या गारंटी लेने के लिए कि 50 लाख का पेमेंट कर देंगे तुम लोग अगर मैंने डिफॉल्ट किया तो। बट मैं डिफॉल्ट नहीं करूंगी, इसकी श्योरिटी में देती हूँ, लेकिन वो मान नहीं रही है सप्लायर, तो मैं क्या करूँ। तो प्रणाली बोले ठीक है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग बचपन के दोस्त हैं, हमको पता है तू कहीं जाने वाली नहीं है हमारे पैसे लेके, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम दोनों मिलके गारंटी देते हैं। तो जब ये दोनों मिलके गारंटी देते हैं ना, तभी ये गारंटी वैलिड होगी। अगर पहले श्योरिटी ने बोल दिया कि दूसरा श्योरिटी आना चाहिए, तभी मेरा कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वैलिड होगा गारंटी वाला। और जब तक दूसरा श्योरिटी उसको ज्वाइन नहीं करता है, तब तक इसका जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ श्योरिटी है वो वैलिड नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इसका वैलिड नहीं होगा। जैसे ही दूसरे को श्योरिटी ने ज्वाइन कर लिया, उस मोमेंट पे ये गारंटी क्या हो जाएगी,
वैलिड हो जाएगी। और आगे जाके अगर स्वरा ने पैसे नहीं दिया तो सुप्रिया स्वरा के छोड़ के अदिति और प्रणाली दोनों के पास जाएगी और पैसे रिकवर करेगी अपने। क्लियर हो गया आप लोगों को? क्लियर हो गया? समझा मैंने क्या बोला? तो ये लास्ट है जॉइंट ऑफ अदर कोश्योरिटीज। तब तक वैलिड नहीं होगा आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जब तक उसको जो दूसरा जो कोश्योरिटी है वो ज्वाइन नहीं कर लेता। मतलब क्लियर हो गया? ये क्लियर है? तो ये 6 फैक्टर्स पढ़े हम लोगों ने। अगर ये 6 फैक्टर प्रेजेंट होते हैं तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है वो क्या हो जाएगा? वैलिड। कौन से 6 फैक्टर है? तो पहला क्या होना चाहिए वहां पे? पर्पस होना चाहिए कि पर्पस क्या है आपका, क्यों आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में एंटर करें। तो क्या क्या पर्पस है आपका? सिक्योर द पेमेंट ऑफ डेट। यही आप सिक्योर कर रहे हो, यही पर्पस होना चाहिए आपका। दूसरा कोई पर्पस है तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी वैलिड नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है? कंसिडरेशन होना चाहिए। अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में कंसिडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी वैलिड नहीं होगा। तीसरा क्या बोला उन्होंने? एग्जिस्टेंस ऑफ लाइबिलिटी होना चाहिए। लाइबिलिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए, लाइबिलिटी टाइम बार्ड नहीं होना चाहिए, लाइबिलिटी क्या होना चाहिए? लीगली एनफोर्सेबल होना चाहिए। अगर ये तीनों पॉइंट फिक्स करते हो तो आपका ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी वो क्या हो जाएगा? वैलिड हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट क्या बोला उन्होंने? नो मिस रिप्रेजेंटेशन और कंसीलमेंट। अगर आपने मिस रिप्रेजेंट किया या आपने कंसील किया कोई भी मटीरियल फैक्ट को तो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी वैलिड नहीं होगा, इनवैलिड माना जाएगा। और फिफ्थ क्या था? क्या था? राइटिंग नॉट नेसेसरी। जरूरत नहीं है कि, जरूरी नहीं है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी राइटिंग में ही हो। इट कैन बी ओरल, इट कैन बी रिटन, कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट पॉइंट क्या बोला उन्होंने? ज्वाइनिंग ऑफ द अदर कोश्योरिटीज। जब तक अदर कोश्योरिटी ज्वाइन नहीं करेंगे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। ज्वाइन करते ही कोश्योरिटीज का कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? आपका वैलिड हो जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया? तो इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड गारंटी हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक। शुड वी टेक अ ब्रेक? 5 मिनट्स का, 5 मिनट्स का ब्रेक।